Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Edge Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 9। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब पे जाइए मेरे प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको डिफरेंट क्लास वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 गणिता मंजरी बुक का, जिसका टॉपिक होने वाला है इररेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, हम लोग रैशनल नंबर की और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उससे इररेशनल नंबर को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, वो भी सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीबीएसई जो लेटेस्ट अपडेट देता रहता है वहां अपडेट करता रहता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये इंट्रो, और मैं मिलता हूँ आपको सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो इररेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझते कैसे हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो देखो, मैथमेटिशियन ने जो है वो कई सारे लेंथ को मेजर किया और उनका ऐसा मानना था कि ये जो सारे लेंथ होते हैं इनको हम लोग दो इंटीजर के रेशियो में दिखा सकते जब तक इररेशनल नंबर डिस्कवर नहीं हो। लेकिन उस समय क्या है कि जो बौद्ध उन्होंने जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और उनमें जो है उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज देखी जो कि बिल्कुल अजीब थी। ठीक है, वो क्या देखी उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने देखा कि उनको कुछ ऐसे लेंथ मिले जिनको हम लोग जो है वो इंटीजर के फॉर्म में जो है वो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करने में डिफिकल्टीज जा रही थी। जैसे कि बाद में जो है वो आपके ग्रीक जो मैथमेटिशियन है सेम चीजें जो है वो आपका डिस्कवर की। बाद में जब बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम बन गया तो उन्होंने बताया कि जैसे कि मान लीजिए एक साइड है 1 और एक साइड है 1, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस, और आपका जो है हाइपोटेनस की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो ये 2 हो जाएगा और ये h के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है। ठीक है, तो ये जो √2 है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। ठीक है, या फिर इसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अगर इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे, इसको ही इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपन को ये चेक करना कि इस √2 को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, √2 इरेशनल नंबर क्यों है, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। द प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2। √2 जो है इरेशनल नंबर कैसे है, इसको चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट माननी है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या, मैं मान लेता हूं कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। मतलब √2 को जो है वो हम लोग p/q के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q जो है वो इंटीजर को जो है बिलोंग करते हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, टू नॉट सॉरी q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तीसरा केस जो है वो p एंड q जो है वो आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब ये क्या चीज होती है, देखो को प्राइम नंबर एक ऐसे दो नंबर के पेयर को बोलते हैं जो कि इंडिविजुअल कुछ भी हो। ठीक है, या तो वो कंपोजिट हो सकता है या फिर प्राइम हो सकता है, लेकिन उनके बीच का जो कॉमन एचसीएफ हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 3 और 4 ले लेता हूँ। देखो 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इसका एचसीएफ जो है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा को प्राइम नंबर से क्या फायदा हुआ किसी भी एक रेशियो का, कि उसको हम लोग और फर्दर रिड्यूस भी कर सकते। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो पी और क्यू है जो है वो को प्राइम नंबर है, और √2 जो है वो उसको इस फॉर्म में जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं
ऐसा प्रूव कर दूं कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इस हिसाब से ये भी बोल सकता हूं कि जो √2 है वो रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो मेरा प्योर इंटेंशन इस क्वेश्चन में यही है कि पी और क्यू को जो है वो को प्राइम नंबर जो है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, पी और क्यू को जो है वो मैं एक क्या बोल दूं, को प्राइम नंबर जो है ये नहीं होगा, ऐसा प्रूव कर। ठीक है, चलो तो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्यू को इधर मल्टीप्लाई करूंगा और जो है वो दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों साइड जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। अब देखो यहां से क्या मेरे को मिला, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मान लेते हैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने से p आ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता जैसे कि 2 में जो है वो 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ रहा है, तो मैं इस स्टेटमेंट से क्या बोल सकता हूँ कि जो 2 है या फिर 2 है वो 8 का क्या है, एक फैक्टर है। तो इसी तरीके से सेम स्टेटमेंट का यूज करते हुए मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, जो 2 है यहाँ पर इस केस में, 2 जो है वो क्या है, p का जो है वो p² का 2 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ आपका p² हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली एक थ्योरम क्या है, वो अगर ये बोलता है कि अगर कोई इंटीजर का स्क्वायर किसी का कोई फैक्टर, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया 2 जो है वो फैक्टर है किसका, इंटीजर के स्क्वायर का, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 2 है यहाँ पर इज अ फैक्टर ऑफ p। अब ये क्या बोल दिया, ये एक एक्चुअली एक थ्योरम है, वो थ्योरम जो है वो क्लास 10th में दी गई, क्लास 10th की आप एनसीईआरटी निकालेंगे तो वहां पे दिया हुआ है कि अगर कोई इंटीजर किसी इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस इंटीजर का भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो p जो है वो एक इंटीजर का स्क्वायर है और 2 जो है खुद एक इंटीजर है, तो 2 जो है वो अगर p² का एक फैक्टर है तो 2 जो है वो p का भी एक फैक्टर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो मेरा पहला इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ कि p की वैल्यू जो है वो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने से, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके लाई जा सकती है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर क्या है आपका a, 2 में अगर a मल्टीप्लाई करेंगे तो वो p आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो किसका फैक्टर है, p का एक फैक्टर है, तो 2 में जो है वो मान लेते हैं एक इंटीजर a मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमको p मिली। अब इसको सेकंड इक्वेशन मानो, अब इस सेकंड इक्वेशन से जो है वो आप पहले इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। ठीक है, पहले इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 4a का स्क्वायर, मैंने p की जगह जो है वो 2a को डाला तो यहाँ पे स्क्वायर था तो ये 4a का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से अपन फिर से क्या बोल सकते हैं, देखो 2 में a मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे a क्या है, एक इंटीजर है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने से जो है वो q का स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब यहां से मैं फिर से वही बोल सकता हूं कि जो 2 है इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ क्या हो सकता है, q²। तो इस स्टेटमेंट से मैं क्या बोल सकता हूं, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, क्या बोल सकते हैं अपन, यहां से q बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 2 जो है वो आपका एक फैक्टर है q² का, तो 2 जो है वो q का भी एक फैक्टर होगा। सेम वही वाला थ्योरम अपने यहाँ पे अप्लाई किया है जो कि मैंने आपको प्रीवियस बताया। अब यहाँ से एक चीज आप देखो, 2 जो है वो p का भी एक फैक्टर है, 2 जो है वो q का भी एक फैक्टर है, लेकिन हमने तो यहाँ पे बोला था कि इन दोनों का HCF 1 होता है। इसका मतलब क्या है, p और q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, p एंड q आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, जो कि मेरे को प्रूव करना था। इसका मतलब जो √2 है वो एक रैशनल नंबर भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 इज एन, एन नहीं बोलेंगे, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, सिंपल। तो मेरा जो टारगेट था, इसको को प्राइम जो है वो नहीं प्रूव कर, सॉरी, प्रूव कर देना कि ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब रूट टू है वो एक रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो मतलब रूट टू जो है वो क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर होगा। इसको फटाक से नोट करो, देखो ये वाला क्वेश्चन आता है हर बार, आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही ना, एक सेकंड, लेट मी चेक। नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन पेज आगे। अच्छा, इसी तरीके से अपन रूट थ्री को जो है वो प्रूव करें इरैशनल। तो चलो प्रूव करते हैं। रूट थ्री को मैं पहले मान लेता हूँ पी बाई क्यू के बराबर। ठीक है, सिमिलरली जो है क्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब फटाफट से वही वाली लाइन, थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो पी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है वो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो सेम वही वाला थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थ्री इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, थ्री इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, अब देखो जो थ्री है वो पी का फैक्टर है, ये प्रूव हो गया। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करें, चलो लेट सपोज ए मल्टीप्लाई करें, ये आपका किसके बराबर आ रहा है, पी के बराबर है। तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। तो थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा नाइन इंटू ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, थ्री ए का स्क्वायर। फिर वही वाली कहानी, थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ क्यू का स्क्वायर। इसलिए यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करने से पी आ रहा है, तो थ्री जो है वो पी का फैक्टर हो गया। और थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करने से क्यू आ रहा है, इसका मतलब थ्री जो है वो क्यू का भी फैक्टर हो गया। अब देखो सेम वही वाली चीज, पी और क्यू का जो है वो एक कॉमन फैक्टर है थ्री। इसका मतलब पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब रूट थ्री भी क्या हो जाएगा, इज इररेशनल। इजी था। इसी तरीके से जो है आप रूट फाइव को भी प्रूव कर सकते हो। मैं देखो रूट फाइव दिखा रहा हूँ, बाकी सारी चीज जो है वो आप अपने से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक ही बता रहा हूँ, इसको रूट फाइव बता दे रहा हूँ। और देखो, रूट फाइव को मैं मान लेता हूँ कि ये पी बाई क्यू के बराबर है। ठीक है, सेम वही कंडीशन, पी और क्यू इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, पी और क्यू जो है वो को प्राइम है, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइव इंटू क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से मैं बोल रहा हूँ कि देखो पी में, सॉरी, फाइव में कुछ मल्टीप्लाई करने से क्यू स्क्वायर आ रहा, उल्टा बोल दिया क्या, फाइव में कुछ मल्टीप्लाई करने से पी स्क्वायर आ रहा, मतलब जो है वो फाइव इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। मतलब फाइव इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। फाइव जो है वो पी का भी एक फैक्टर होगा। तो यहां से जो है अपन इसको जो है और स्ट्रेच करके लिख सकते हैं कि देखो फाइव जो है वो में कुछ मल्टीप्लाई करने से जो है वो पी आ जाएगा, तो मैं ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर वही वाली कहानी, फाइव में कुछ मल्टीप्लाई करने से क्यू स्क्वायर आ रहा, मतलब फाइव इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, फाइव इज अ फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ क्यू बोल सकते हो। ठीक है, वही सेम वाली कंडीशन। अगर कोई जो है वो इंटीजर का स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो वो उस इंटीजर का भी एक फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो इस दोनों स्टेटमेंट से मैं क्या बोल सकता हूँ कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम, P एंड Q आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब क्या है, √5 जो है वो इज इर्रेशनल। देखो तीनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से प्रूव करना है, लेकिन मैंने तीनों क्वेश्चन आपको इसलिए बता दिए ताकि आप जो है वो अगर क्वेश्चन है तो आप इसको जो है वो बना सकते। इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपको कंस्ट्रक्ट करना है √n को कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर में। कैसे बनाएंगे, √2 को कहाँ लोकेट करेंगे नंबर लाइन। तो देखो इसका एक सिंपल सा लॉजिक जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको √n जैसे कंस्ट्रक्ट करना, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो भी नंबर आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करने ना, इसमें सबसे पहले आपको पहले बेस बनाना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना और उसके बाद आपको बेस जो है वो मार्क करना है। अब बेस की लेंथ क्या होगी, तो जो भी आपको क्या बोलते हैं नंबर यहाँ पर मार्क करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेस की वैल्यू को हमेशा जो भी नंबर दिया होता है, जैसे यहाँ पे √n दिया है तो उसको n-1 कर देंगे। काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर मेरे को √5 को लोकेट करना है, तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा बेस क्या होना चाहिए, 5-1, दैट इज √4 या फिर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बेस क्या होना चाहिए, हमेशा √n-1 के बराबर होना चाहिए। बेस हमने जो भी बना लिया, आपका हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बोलते परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आपको जो है वो जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे नंबर लाइन से, नंबर लाइन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे डिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी मानी है, 1 मानी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरा स्टेप हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी आपका अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो अपन को हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही एक बार हाइपोटेनस की वैल्यू मिलेगी, उसके आगे क्या करना है, मैं आपको अभी जो है एक एग्जांपल लेके बता, आपको क्या करना है, जैसे √2 को जो है वो लोकेट करना है, तो मैं पहले इसको ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ। चलो लेट चेक इट आउट। तो सबसे पहले जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया है कि √2 को जो है नंबर लाइन में लोकेट करना है, √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, सबसे पहला मेरा काम यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करना है मेरे को, मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सबसे पहले √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414। इसका मतलब जो है वो, मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो जो हमारा लॉजिक था कि जो भी आपको रूट में दिया होता है उसको क्या करते हैं हमेशा n-1 कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 में 2 दे रखी है n की वैल्यू, तो 2-1 करेंगे तो हमारा बेस आ जाएगा कितना, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, √1, या फिर इसको अपन 1 लिख सकते हैं। तो हमारा बेस अपन को 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर नहीं 1 यूनिट लेंथ का मार्क करें। तो मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा ग्रीन कलर दिख भी नहीं रहा है इसमें तो, ठीक है अब दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो चलो मैं इसको रेड कलर से मार्क करता हूँ क्योंकि रेड कलर विजिबल हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले मेरे को 0 से 1 के बीच में 1 मीटर की जो है वो 1 यूनिट की जो है लेंथ मार्क करनी है। तो हमारा बेस का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस लाइन से। अच्छा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैंने बताया था हमेशा 1 यूनिट लेंथ होनी चाहिए। तो जितना आपने यहाँ पे मार्क किया वहां पे आप कैसे मार्क कर सकते हो, या फिर आप क्या करना, पहले एक रैंडम परपेंडिकुलर ड्रॉप करना ऐसे। ठीक है, अब क्या करना, आपको जो है वो राउंडर लेना है और राउंडर से पहले यहाँ पे 0 पे रखना है और 1 पे रखना है। राउंडर जानते हो ना,
जिसमें एक साइड पे पेंसिल होता है और एक साइड पे जो है वो ऐसा होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जीरो पे राउंडर की नोक को रखना है और पेंसिल को कहाँ रखना है, वन पर। आपको इतना आर्क ले लेना है और यहाँ पे रखने के बाद वन, फिर जब ये लेंथ मेजर कर लोगे, फिर वन पे आपको क्या रखना है, राउंडर की नोक को रखना है और यहाँ पे एक कट लगाना है ऐसे। आप जैसे ही राउंडर पे कट लगाओगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली, ओ, लाइट गोल हो गई है, लाइट गोल है। मेरी फोटो दिख रही है कि नहीं दिख रही? चलो दिख रही है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, ये आपका वन था, ये आपका वन था, और ये भी आपका कितना हो गया, वन हो गया, क्योंकि ये और ये लेंथ आपने बराबर कर। अब जो है आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, इसको हाइपोटेनस को कनेक्ट कर देना है यहाँ से। आप कनेक्ट कर दो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है वो इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होती है आपकी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, वन और वन बराबर है आपका, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट। तो रूट टू जो है वो इसकी वैल्यू है। अभी देखो हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रूट टू को नंबर लाइन पे मार्क करना। ये तो हमने रूट टू जो है वो एक लेंथ मार्क कर ली। अब देखो यहाँ पे आप जो है वो क्या रखो, यहाँ पे जो है वो आपका प्रोटेक्टर की नोक रखो और यहाँ पे पेंसिल रखो, इतना आर्क जो है मेजर कर लो। और अपन को क्या करना है, इस लाइन पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा करके सेम लेंथ का। अब देखो मेरा हाथ तो हिलेगा, क्योंकि मैंने तो मैं तो इसको बना रहा हूँ किससे, पेन टैप से। आप ऐसे एक आर्क काट दोगे, ये आर्क काटोगे, ये सेम लेंथ का, आपको नोक यहाँ रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है और ये आर्क यहाँ पे काटनी है। तो जहां पे ये कटेगा और वही लेंथ हो जाएगी क्या हमारे लिए, रूट टू। तो ये यहाँ से जीरो से लेके ये वाली लेंथ कितनी होगी, रूट टू। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट से। इसी में जो है हम लोग फर्दर और कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको रूट थ्री जो है बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से वही, मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, रूट थ्री को जो है वो नंबर लाइन में मार्क कर। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, एक जो है आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन में सबसे पहले आपको नंबर मार्क करने, ये हो गया जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा बेस क्या होना चाहिए, तो अगर इसका बेस निकालोगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, चेक करो, थ्री माइनस वन करोगे आप रूट में, ये हो जाएगा हमारा बेस। इसका बेस क्या आ रहा है आपका, इसका बेस देखो रूट टू आ रहा है। अब देखो नंबर लाइन पे रूट टू तो मैं मार्क नहीं कर सकता, तो फिर कैसे मार्क करूंगा, देखो एक तरीका क्या है, आप रूट टू ले लो और वन ड्रॉप कर दो ऊपर, तो आपका रूट थ्री आ जाएगा वैल्यू, फिर उसको यहाँ पे काट देना। वो तरीका थोड़ा सा अप्रोच गलत है। उसके लिए अच्छा अप्रोच मैं क्या बताता हूँ, ये क्या करना, चेक करो। सबसे पहले अपन को क्या करना है, आपको हमेशा जो है वो रूट टू आपने मार्क करना सीख लिया, पहले आप रूट टू मार्क करो। रूट टू कैसे मार्क करेंगे, जीरो से वन के बीच में जो है वो आप क्या कर लो, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने ये खींच लिया। अब सेम वही काम करो, वन से जो है इधर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। आपको क्या करना है, जीरो से वन तक का आर्क लेंथ मेजर करना है। यहाँ पे आपको राउंडर की नोक रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है, आपने ये मेजर कर लिया। अब जो है वन पे जो है राउंडर की नोक रखो और इधर पे कट करो। ठीक है, आपने जैसे ही कट किया तो ये कितना हो गया, ये तो वन था, लाइट आ गई शायद, ये भी वन था। ठीक है, ये वन आ गया आपके पास। अब जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, रूट टू, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दिस विल बिकम रूट टू। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ड्रॉप करोगे तो रूट टू आ जाएगा, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। हमको बेस क्या लेना था, रूट टू लेना था। तो हमको अब जो है इसको बेस बनाना है और एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करना है, कहां से कहां, इस लाइन से इधर पे। यहाँ पे आप जो है वो अपना प्रोटेक्टर रखोगे
और यहाँ से 90 डिग्री का जो है एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनाओगे। आपको क्या करना है, अब जो है वो हमेशा जो यूनिट लेनी है परपेंडिकुलर की, वो हमेशा 1 यूनिट ही लेनी है। तो फिर से आप राउंडर की नोक यहाँ रखोगे और ये 1 लेंथ को मेजर करोगे, और फिर से राउंडर की नोक यहाँ पे रख के इस इस लाइन पे जो है 1 मीटर की जो है वो 1 यूनिट की जो है वो मार्क ऐसे कट कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको जो है वो जोड़ देना है किससे, 0 से। अब ये जो वाली नई लेंथ आई है ब्लू कलर वाली, उसकी लेंथ क्या होगी, चलो चेक करते हैं। दिस विल बिकम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके हाइपोटेनस के बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है। तो देखो √2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस के बराबर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आप चेक करो, ये आ गई आपके पास √3। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √3। अब जो है आप वापस से काम करो, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर की नोक रखो, यहाँ पे आप पेंसिल रखो, और ये √3 लेंथ हो गई। अब आप इसको क्या करो, यहाँ से इधर पे कट लगा दो, ऐसे आर काटोगे। जैसे ही आप आर काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0 से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी है, √3। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेंथ को जो है वो मार्क कर। ठीक है, आपको मैं एक टास्क देता हूं, आप जो है √5 मार्क करके दिखाओ। सबसे पहले अपन को क्या है, बेस पता चल जाएगा। बेस कैसे पता चलेगा, बेस की वैल्यू क्या आएगी आपकी n-1, n की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5 - 1 करोगे तो ये आ जाएगा √4। √4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2। इस बार आपको बेस क्या लेना है, 2 यूनिट की लेंथ लेंगे, तो 2 यूनिट मार्क करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। आप हाइपोटेनस को कनेक्ट करोगे तो वो √5 आएगा, चेक करके देखना, आपसे ये चीज भी बन जाओ। तो फिर जो भी नंबर लाइन में आप मार्क करना चाहते हो वो आप चीज मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो प्लीज इसको नोट डाउन करें, हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो √2 √5 ये सब जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हमको जो है जनरलाइज मेथड बताना था, मैंने जनरलाइज मेथड आपको ऑलरेडी बता दी कि आपको सबसे पहले बेस क्या मार्क करना है। आपको बेस जो है वो, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बेस जो है हमेशा आपको क्या करना है, √n-1 लेना है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा क्या लेना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपको हमेशा 1 यूनिट लेनी है। आप जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे तो हाइपोटेनस की एक वैल्यू आएगी, और हाइपोटेनस की वैल्यू जो भी आएगी आप उसको जो है मेजर करके जो है आर काटोगे तो आपका वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लो। √3 मैंने ऑलरेडी बताया, √5 आपको मैंने होमवर्क दिया, वो कर लीजिए। अब देखते हैं एक और स्टोरी जिसमें अपन पाई के बारे में सीखेंगे। पाई क्या है, तो देखो पाई जो है वो एक नंबर है। अगर हम लोग सर जो है रेशियो निकालते हैं सर्कल के सरकमफेरेंस का, किससे, इसके डायामीटर से, तो वो हमेशा हमको एक वैल्यू देता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। ठीक है, अब ये पाई जो है इसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरी, ठीक है, पाई के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी हुआ, और इस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो है वो आर्यभट्ट जी ने 499 सी में अप्रोक्सीमेशन, उल्टा बोल दिया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको जो है पाई के दी थी, जिसको हम लोग 3.14 के नाम से जानते हैं। देखो ये 3.14 जो है एक बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये पाई की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग का काम जो है वो 3.14 से चलता है, और हम लोग यूज भी करते हैं नॉर्मली, या फिर आप कई कई जगह पे जो है वो 22/7 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो पाई की वैल्यू नहीं है, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, पाई के बारे में बहुत सारी जो है वो डिस्कवरी हुई, और डिस्कवरी होने के बाद ये पता चला कि जो पाई है उसको हम लोग जो है वो किसी भी सिंगल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिखा सकते।
तो पाई बेसिकली एक क्या होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। और इसको जो है एक्सप्लोर किया सबसे पहले माधवा ऑफ संगमा ग्रामा, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। संगमा ग्रामा इन्होंने जो है एक्सप्लोर किया, ये केरला के स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स इन्होंने लॉन्च किया था। और उन्होंने चेक किया कि जब पाई है वो एक इरेशनल नंबर, पहली चीज तो क्योंकि ये आपका जो है इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और पाई की जो वैल्यू है उसको हम लोग एक सम अप नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको जो है पाई की वैल्यू कभी मिली नहीं। और इसकी अप्रोक्सीमेट सीरीज उन्होंने दी थी, वो क्या थी आपकी 4 into this। तो आप जितने नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें इंक्लूड करते जाओ, पाई की वैल्यू जो है डेसिमल में और आगे तक बढ़ते जाओ, ठीक है। लेकिन हमको जो है उतनी बड़ी डील नहीं करनी, हमको बेसिकली पाई की जो भी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए लेनी है वो 3.14 ले सकते हो, जो कि आर्यभट्ट जी ने बताया था हमको। सेकंड या फिर 22/7 आप ले सकते हो, लेकिन वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहली चीज को मैं आपको क्लियर करूँ। इसलिए जब कभी भी आपको पाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो सभी का आंसर थोड़ा बहुत जो है वो डेसिमल के टर्म्स में डिफर कर सकते, ठीक है। चलो, ये तो जो आप जान गए होंगे, पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे नंबर को जो है वो आप अलग अलग फॉर्म में जो है वो इस नंबर लाइन में जो है एक्सप्रेस कर। तो हमने देखा पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3 से थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 और 4 के बीच में दिखा सकते हैं। √2 को जो है 1 और 2, √5 को इधर पे, 9/2 को इस तरीके से। हमको जो है वो बेसिकली रैशनल नंबर तो रिप्रेजेंट करने आता ही है, अब अपन ने इरेशनल नंबर भी जो है रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, ठीक है। अब इसको जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को देख के कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो कि मैं आगे आपको बता, ठीक है। रैशनल डेसिमल्स टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आप अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या हो, जैसे आप 3/8 को यहाँ पे देख रहे हो, तो 3/8 को जब आप सॉल्व करोगे और डेसिमल के बाद आगे सॉल्व करोगे तो 0.375 आ गया, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डेसिमल का डेसिमल एक्सप्रेशन। और ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया है चूंकि, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो आ जाता है डिवीजन के बाद, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन उनमें एक लूप चलने लगता है। जैसे आप 5/11 को आप डिवाइड करोगे तो आपको पहले जो है वो 4 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर वापस से जो नंबर आएगा वो 4 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो देखो, आप इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो ये जो सीक्वेंस आपको क्या बता रहा है कि जो नंबर है वो बार बार क्या हो रहा है, लूप में जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब लूप बनते जा रहा है। तो इस लूप को जो है 4 5 4 5 4 5 करके ऐसे इनफाइनाइट बार नहीं लिखना, हम लोग जो है वो शॉर्टकट में इसको क्या लिख देते हैं, 0.45 लिखते हैं और इसके ऊपर में ये लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को अपन बार बोलते हैं। बार का मतलब क्या होता है, ये 4/4 5 4 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो अगर किसी नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सेकेंड चीज जो है वो हम लोग उसको बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आपका रिपीटिंग सीक्वेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन अपन को जो है इस तरीके से दिखेगा, टर्मिनेट होते हुए या फिर रिपीटिंग सीक्वेंस में इसका आपका क्वेश्चन आते हुए, तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि हमको दे रखा कि 10 10/3 और इसका जो है 11/12 का हमको जो है वो डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और हमको ये चेक करना है कि कितने सीक्वेंस डिजिट के बाद जो है वो ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे, वेट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है एक्चुअली। ऑल राइट, चलो ये वाला टॉपिक था, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है
कि हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो चेकआउट करना है। कौन सा? 10/3 का और 11/12 का। तो सबसे पहले अपन 10/3 का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 10 को अंदर ले लेंगे और 3 को जो है वो बाहर ले लेंगे। देखो 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 9। अब बचा कितना? अपन इसका जो है डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 1। अब पॉइंट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। फिर इसको 3 से लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9। और आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। फिर इस पर 0 लगाएंगे, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये फिर से 9 हो जाएगा। आप माइनस करेंगे, ये 1 आ जाएगा। और ये सीक्वेंस जो है आगे चलता रहेगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 पॉइंट, इसको 3 का जो है वो क्या कर सकते हैं? बार लगा सकते हैं। तो ये क्या है? रिपीट हो रहा है आगे आगे पूरा पूरा। ठीक है, तो जितने भी टाइम जो है वो रिपीट होगा उसको अपन जो है आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 11 और 12 का जो है वो देखेंगे। तो ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की पहचान होती है आपका रिपीटिंग, आपका अ, जो भी है रिमाइंडर वो रिपीट होता रहता है और आपका क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि इसमें 11 को अंदर लिखना है और यहाँ पे 12 को इधर लिखना है। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाएगा नहीं है पहली बार में। तो ये 11 ही आ जाएगा। फिर जब 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 11 से कितने बार? 108, 9 टाइम जाएगा। आपका ये हो जाएगा 108। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। फिर 0 लगाएंगे इसमें 20, तो ये 1 टाइम में जाएगा। ये हो जाएगा 12। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर देखो ये कितने टाइम जाएगा, चलो चेक करते हैं। 0 आ जाएगा। तो 12 72, 72 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये वापस से जो है डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। फिर 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 8 आया था, उसके बाद ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर ये 6 बार जाएगा। ठीक है, और ऐसे 6 करते करते जो है वो रिपीट होने लगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.916, इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका भी पहचान ये है कि इसमें भी जो है रिपीटिशन हो रहा है आपका कोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको अपन ने देख लिया। चलो अपन आगे आगे चलते हैं। अच्छा, तो इससे अपन को क्या चीज पता चला? सबसे पहली चीज जो है, आप पीछे आओगे तो यहाँ पे देखो, जब कभी भी जो है वो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर से अपन को क्या देखने को मिलता है, इसको अपन आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक हम लोग को जो है इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखने को मिली। और वो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग क्या है? वी कैन प्रेडिक्ट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट और गो ऑन फॉर एवर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन प्रोसेस। ऐसा कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो है हमको क्या करके लिखना है? वी रिस्टोर टू फाइंडिंग ऑन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। हमको जो है प्राइम फैक्टर जो है वो निकालना है, किसका? डिनोमिनेटर। और इसको निकालने के बाद आपको क्या चेक करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये चेक करना है कि ये जो प्राइम फैक्टर में कि या तो 2 आ रहा है या फिर जो है वो 5 है। ठीक है, आप कैसे चेक करोगे? जैसे कि आपको ये 3 और 3/20 ले रहे, अगर इसके डिनोमिनेटर या प्राइम फैक्टर, जैसे 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से लेके जाएंगे तो 2, फिर आ जाएगा ये कितना? 10। फिर इसको जो है वो किससे लेके जाएंगे? 2 से और 5 से। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे तो इसमें जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ रहा है। तो जब कभी भी किसी भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 या फिर अकेले 2 या फिर 5 आए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ। 3/20 को जो है वो मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो आप एक क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, ये हो जाएगा 15 और नीचे कितना हो जाएगा? 100। अब देखो इसको 0.15 लिख सकते हो, सिंपली टर्मिनेट हो गया। अच्छा, अगर किसी, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? पहला ये चीज तो मेरा क्वेश्चन है। वो इसलिए हुआ कि इसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर में इस तरीके के नंबर आता, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, इस टाइप के नंबर आ रहे थे। ये देखो यहाँ पे 2 और 5 जो है आ रहा है। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है
तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 10 में चेंज हो सकता है, या फिर 20 आ रहा होगा तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका 100 में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से किसी के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 का मल्टीपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर को हम लोग जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर में जो है इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी के डिनोमिनेटर में जो है वो आपका, लेट सपोज उसका प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, 2 कुछ आ ही नहीं रहा है, 2 या नहीं आ रहा है या फिर 5 भी नहीं, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, इस तरीके के नंबर आएंगे तो आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो कभी भी जो है वो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, वो इसका टर्मिनेशन वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है, और उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर उनको जो है वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, जब कभी भी नंबर टर्मिनेट हो जाता है या फिर उसके ऊपर में बार लग जाता है तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं और बाकी सबको इरेशनल बोलेंगे। तो हमको केवल जो है वो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर चेक करना है कि उसमें 2 और 5 तो कहीं नहीं आ रहा, अगर आ रहा होगा तो सिंपली उसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर में लिख सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जाएगा तो फिर उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो है आप याद रखिएगा, इसीलिए जो है ये टॉपिक आपको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन पेज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज बता रखा है, पी बाई क्यू विल टर्मिनेट प्रिसाइसली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2, ओनली 5 और 2 और 5 दोनों होंगे। तो जैसे मान लो अगर किसी के प्राइम फैक्टर में, लेट्स एग्जांपल जैसे p बाई 2q ऐसा आ रहा है, तो आप इसको सिंपली ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर जो है वो आपका जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, देखो ये 10 के मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, 10 की, और 10 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा तो उसको अपन जो है इजिली टर्मिनेट कर सकते। सिमिलरली अगर किसी के डिनोमिनेटर में आपका 5 आ रहा है, एग्जांपल दो, ठीक है, 5 लिख दो, तो 5 को जो है वो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 10 के मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से और यहां से जो है वो चीजें जो है और आसान होंगी। अगर दोनों 5 और 10 दोनों आ रहा है तब तो और अच्छी बात है हमारे लिए, 5 और 2 का मल्टीपल किस में हो जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो वो नंबर जो है ऑटोमेटिकली इसको हम लोग जो है वो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में क्या कर सकते, टर्मिनेट कर सकते। तो इसीलिए जो है वो किसी भी नंबर में अगर 2, 5 या फिर 5 और 2 दोनों आ रहा है तो इसका मतलब उसको हम लोग इजिली जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखो ये वाले नंबर को जो है वो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहला जैसे दिया है 0.35, तो ये तो इजी है, हम उसको क्या कर सकते हैं, देखो जहां पर डेसिमल हटाएंगे और इसको 35 लिख देंगे। डेसिमल हटाने के बाद डेसिमल की जगह आप 1 डाल दो और 2 नंबर उसके बाद में तो वहां पे 0 डाल दो, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब इसको अपन काट सकते हैं, 7 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा आपके पास, 20। तो ये 7/20 जो है इसका पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये इजी था। ठीक है, आप यहाँ से एक और चीज चेक कर सकते हो जो कि मैंने आपको पहले बोला, इसके अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे डिनोमिनेटर के तो वो आपको 2 और 5 का मल्टीपल दिखेगा, क्योंकि नीचे में 100 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं था। अभी अपन देखते हैं आगे वाले। अब देखो ये इसमें क्या है कि इसमें जो है वो आपका क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है, उस टाइप का नंबर है, तो इसको वापस से पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये जो नंबर है आपका 0.6, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये x इज इक्वल टू 0.6 का बार, तो अपन x को कैसे लिख सकते हैं, 0.6666, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर में बार लिखा है ना, उतने नंबर से जो है वो डेसिमल के बाद नंबर लगाते हैं। ठीक है, डेसिमल को आप 1 मान लो और कितने डिजिट के बाद बार है, देखो 1 ही डिजिट के बाद बार है, तो इसको 10 कर दो। इस 10 से जो है वो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। ठीक है, कैसे करेंगे तो चेक करो, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें से ये 6.666 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ही जाएगा। अब इसे क्या चीज हुई, अगर आप इस फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x।
अब देखो इसके बाद का जो पूरा टर्म है, पॉइंट के बाद का पूरा टर्म, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और 6 में से 0 गया, कितना बच जाएगा आपके पास 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6/9, दैट इज, ये इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 बाई कितना हो जाएगा, ये आपका जो है p/q के फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, जितने डिजिट के ऊपर में बार होगा तो डेसिमल पॉइंट को 1 लिखना है हमको, और जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उसको 0 लिखना है, इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को माइनस करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 0.45 है, तो यहाँ पे पहले 0.45 के बार को अपन क्या x मान लेंगे, और अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.45 45 45 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। ठीक है, इसको अपन x मान लेंगे। अब मैंने क्या बोला, जहां पे डेसिमल है उसको आप 1 मान लो, और जितने डिजिट के ऊपर में बार है उसको 0 मान लो, 2 डिजिट के ऊपर में इसलिए 100। इस 100 से जो है इक्वेशन को जो है दोनों साइड जो है क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। 100 × x, ये हो जाएगा 45, इधर पे आ जाएगा पॉइंट, सॉरी 0.4545, ऐसे ऐसे करते करते ये रिपीट हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो फिर वही चीज, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, आप इन दोनों को माइनस करो तो 100 में से x गया, कितना हो जाएगा 99x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 से 0 गया तो 45 आ जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये टर्म जो है वो क्या है, सेम है। आपका पॉइंट के बाद जितने भी टर्म है ये सेम है। आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, कितना हो जाएगा 45/19, ये आपका जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी इजी है, इसको भी इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये नंबर जो है वो 3 से जा रहा है, तो इसको अपन कर लेते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 5 = और ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = और ये जा रहा क्या 3 से, हाँ जा रहा 3 × 5 = और ये कितना हो जाएगा 11 जो है। तो 5/11 जो है इसका रिप्रेजेंटेशन आ गया किसमें, p/q के फॉर्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो देखो इजी है, 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें जो है 0.1 के बाद 6 के ऊपर बार, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा और कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे देखो पहले मैं x को सिंपली मान लूंगा क्या, 0.16 का बार, यहाँ पे देखो केवल 6 के ऊपर में बार है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को जो है वो बार के जस्ट बाद जो है एक नंबर पे लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इस नंबर को जो भी लिखा हुआ है उसको जो है पहले 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे को डेसिमल के, सॉरी बार के जस्ट पहले जो है ये डेसिमल पॉइंट चाहिए। तो इसको डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में सरकाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10x कितना हो जाएगा आपके पास, 0 पॉइंट, सॉरी ये हो जाएगा 1.6 का बार। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो फिर वही चीज, 10x = क्या हो जाएगा, इसको अगर आगे एक्सपेंड करोगे तो 1.6666 ऐसे नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो मेरे को क्या करना है, जहां पे बार लिखा है उसको डेसिमल पॉइंट को आपको 1 मानना है, और बार लिखा है उसको जितने नंबर के ऊपर में बार है उसको क्या करना है 0 मानना है। यहाँ पे एक ही नंबर के ऊपर बार है तो उसको अपन 10 लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को जो भी आया है मेरे पास, उसको जो है वो आप 10 से और मल्टीप्लाई करो, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x, ठीक है, = ये कितना हो जाएगा 16.6666, ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सेकेंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करोगे, तो 100 में से 10 गया, कितना हो जाएगा आपके पास 99, सॉरी 99x, और 16 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 15। और देखो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, इधर भी रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x = कितना आ जाएगा 15/99, या फिर इसको 3 से जो है और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/30।
तो 5/33 क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, और आप इसको इस तरीके से जो है वो क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या? 3, 25, 15, 33, ठीक, अपन ने कुछ गड़बड़ किया है। अरे हाँ, यहाँ गड़बड़ किया। 100 में से जो है वो 10 गया, 90 बचेगा ना। वही तो बोलो, मैं बुक का आंसर और मेरा आंसर अलग कैसे आया? ये 90 हुआ, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो 1/6। 15 से अपन डायरेक्टली लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। अब आया, हाँ ठीक है, एकदम एक्यूरेट है। इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? 2.357, तो वही चीज करते हैं अपन, x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2.357 का बार। ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बोला था कि देखो मेरे को जस्ट डेसिमल जहां पे बार है उसके जस्ट बाद में अपन को डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो देखो इसके बाद में देखो दो डिजिट है यहाँ। तो अगर मैं इसको डेसिमल पॉइंट को 1 मान लूं और दो डिजिट को सरकाना है मेरे को इसको राइट हैंड साइड में, तो 100 से जो है पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100x, ये कितना हो जाएगा, 235.7 का बार। ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 100x 235.77777 ऐसे करो, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है वो क्या करना है कि इसके बाद के नंबर को जो है वो सेम लाना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे गौर से, तो डेसिमल पॉइंट को आप जो है वो 1 मान लो रेफरेंस, इस इक्वेशन में डेसिमल पॉइंट को आप 1 मान लो, और इसके बाद में बार में कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो मेरे को इसको 0 करना है। इसको आप क्या कर दो, इस इक्वेशन को 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1000x, ये हो जाएगा 235.77777, ये नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसको आप पहला इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। फिर से आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन से जो है वो आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9,000 में से 100 क्या, ये हो गया 900x। अब आप इसको माइनस करोगे तो आपका 2357, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2। फिर 5 में से 3 गया, ये बचा 2। फिर 3 में से 2 गया, बचा 1, और यहाँ पे 2 बचा। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाद वाले नंबर तो सेम है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2122/900। आप इसको और फर्दर जो है रिड्यूस कर सकते हो, तो रिड्यूस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से जो है इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 0 जा, ठीक है, 2 6 जा, 2 1 जा, कितना हो जाएगा ये, 2 4 जा, 2 5 जा, 50, 450। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको भी अपन जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये ना क्वेश्चन, तो देखो फिर से वही करना है अपन को, x मानना क्या, 2.4537 को, इसके ऊपर में बार लगा हुआ है। अपन को क्या करना है, इस पहले डेसिमल पॉइंट को दो राइट हैंड साइड में खसकाना है, तो इसको जो है डेसिमल पॉइंट को मैं 1 मान लू अगर, तो यहाँ पे राइट साइड में खसकाने के लिए दो डिजिट, तो 2 बार 0 लिखना पड़ेगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 245.37। ठीक है, अब इसको पूरा खोल के लिख देता हूँ, 373737 ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक नंबर। ठीक है, फिर वही वाला लॉजिक लगाना है मेरे को, जितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है या फिर रिपीटिंग सीक्वेंस है, उसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट को वहां तक मानना पड़ेगा, जिसको मैं थोड़ा समझा, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो जब मैंने 100 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 100x इज इक्वल टू क्या हो गया, 245.37 का बार। अब देखो डेसिमल पॉइंट का अगर मैं 1 मान लूं और दो बार दो डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो उसको अपन 0 0 मान लेंगे, तो इसको 100 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 0 और बढ़ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 245
37.3737 ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस विल बिकम योर सेकेंड इक्वेशन। अब जो है फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड में से जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो। तो 10,000 में से अगर 100 को जो है वो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये चेक करो। 10,000 में से अगर आप 100 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 9,900। 9,900 यहां तो लिख दो इंटू एक्स। अब इसको 24537 से 245 को माइनस कर दो। तो चलो मैं इसको कैलकुलेटर से माइनस कर लेता। ये आ जाएगा 24292। 24292 ठीक है। देखो इसके बाद वाले जो नंबर है, डिजिट है, वो तो सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अपन को यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी है 24292 बाय 9900। अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करोगे तो ये आ जाएगा 6073 बाय 2475। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे अपन आगे चलते हैं। तो इससे अपन ने क्या समझा, प्योर रिपीटिंग नंबर को जो है वो अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है लॉजिक मैंने आपको बता दिया। जितने डिजिट के ऊपर में बार होगा, सामने जो है डेसिमल पॉइंट को 1 मान लेना है, और जितने डिजिट के ऊपर में बार होगा उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। फिर अगर मान लो कोई नंबर में जो है वो डेसिमल डिजिट के बाद में जो नंबर है उसके बाद में 2-3 का गैप है और उसके बाद बार है, तो सबसे पहले अपन को डेसिमल पॉइंट को उस बार तक जो है वो सरकाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो फिर से अपन को वही वाला लॉजिक जो हमने पहले देखा, जितने डिजिट के ऊपर में बार है और डेसिमल पॉइंट है उसको आपको 1 के बराबर करके मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर है। ठीक है, तो इसको कर लोगे मेरे ख्याल से। चलो अपन आगे चलते हैं। अपन अब देखो एक मैजिक साइक्लिक नंबर मैं आपको बताऊं। जब कभी भी आप जो है वो 1/7 को आप उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, तो देखो ये क्या आ रहा है, 0.142857। फिर देखो 142857। ये सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 0.142857। ठीक है, एक्चुअली जो है वो ये आपका साइक्लिक नंबर, अगर इस 0.14 या फिर 142857 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा नंबर। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 285714। अब देखो इसको गौर से अगर देखोगे तो 285 यहाँ वाले नंबर हो गए, 7 तक यहाँ हो गया, और 14 जो है वो वापस घूम के जो है साइक्लिक ऑर्डर में। अब देखो 142857 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 42857। तो देखो 42857 तो यहां से नंबर रिपीट हो रहा है, 428571। तो आप देख सकते हो कि जितने नंबर से जो है इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये जो नंबर है आपस में घूम फिर के वही साइक्लिक 16 में आ गए, और इसको जो है 1/7 को अपन जो है वो एक ऐसा ही यूनिक नंबर मानते हैं, जिसका जो आपका रिपीटिंग नंबर है अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर जो है घूम फिर के वापस आ जाए। तो आप इसको जो है वो चेकआउट करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखो इस टाइप के भी नंबर है। ठीक है, साइक्लिक इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, उसको भी अपन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। इरेशनल नंबर मतलब मैंने जो आपको बताया था कि ये जो है वो आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही तो रिपीटिशन में कोई नंबर आएगा। जैसे आप पाई की वैल्यू देख सकते हो, तो पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3.14159265358 तो देख सकते हो उसके पीछे के जो नंबर आ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, उसका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, और ना ही तो वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
उसको अपन क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसके बाद तो एक्सरसाइज सेट 3.5 आ गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.5 और जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियो में जो है वो देखेंगे। देखो, ये वीडियो मैंने काफी अच्छे से बनाई है और मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजेंगे तो वीडियो पे व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो मैं और भी सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है वो शेयर करो एटलीस्ट अपने दोस्तों को। उतना बस कर दोगे तो आपका काम हो गया। मेरा काम है यहाँ पे वीडियो कंटेंट बनाना और आपको जो है वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ हर दिन जो है आपको कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें मिलती है जो कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं करता। तो उसको भी जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू।